हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के मीनिंग के बारे में और इन्फ्लेशन के टाइप्स के बारे में। तो बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है किसी चीज़ का इन्फ्लेट होना, किसी चीज़ का लगातार बढ़ना। और इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन का मतलब है a persistent rise in general price level. A persistent rise in general price level for a long time. यानी कि एक लंबे समय तक जब इकॉनमी में सामान्य कीमत स्तर यानी कि जनरल प्राइस लेवल लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, मींस कंट्री में प्राइसेस एवरी ईयर बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी तेज़ रेट से बढ़ रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इस सिचुएशन में जब इन्फ्लेशन होता है तो उस केस में हमारी परचेजिंग पावर जो है वो लगातार डाउन होती रहती है। इट मीन्स डाउनफॉल इन परचेजिंग पावर। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारी मनी की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली कम हो रही है, क्योंकि सपोज़ अगर हमारे पास 500 रुपये हैं और हम एक चीज़ ख़रीद रहे हैं, एक बैग ख़रीद रहे हैं और वो बैग 100 रुपये का है, तो 100 रुपये का अगर एक बैग है तो हम 500 रुपये में 5 बैग्स जो है वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर वही बैग 250 रुपये का हो जाता है तो हम फिर उस 500 रुपये में, अगर 250 का हो जाएगा तो हम 500 में सिर्फ 2 बैग्स ही खरीद पाएंगे। यानी कि हमारी परचेजिंग पावर जो कि पहले 5 बैग्स के बराबर थी, अब वो 2 बैग्स पर आ गई है और हमारी मनी की वैल्यू यानी कि जो 500 रुपीज़ हमारे पास थे, हमारे पास जो मनी थी, उस मनी की वैल्यू रिड्यूस हो गई है। तो ये इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन के टाइप्स अलग अलग कैटेगरीज़ के बेसिस पर बताए गए हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ में इसको क्लासिफाई किया गया है। लेकिन इन्फ्लेशन के चाहे हम कितने भी टाइप्स पढ़ें, सभी का एक ही थीम है। इन सब के पीछे एक ही मेन रीज़न है, दैट इज़ व्हेन इज़ डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। इन्फ्लेशन तब आता है जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि डिमांड बढ़ गई है, या हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई रिड्यूस हो गई है या सप्लाई कम हो गई है। तो कहने का मतलब जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और जब चीज़ों की शॉर्टेज क्रिएट होती है तो उस केस में प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। अब हम इसमें इन्फ्लेशन में जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे उन सब में कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है वो आएगा, यानी कि उसमें हम बार बार यही पढ़ेंगे कि डिमांड बढ़ गई इसलिए इन्फ्लेशन आना शुरू हो गया, या सप्लाई कम रह गई इस वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो गई। तो पहली कैटेगरी है इसकी ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल यानी कि सरकार के नियंत्रण के आधार पर इन्फ्लेशन कितने टाइप्स का है? ये 2 टाइप्स का है। एक है ओपन इन्फ्लेशन और एक है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इसमें ओपन इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब गवर्नमेंट मार्केट में इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कोई भी मेजर्स नहीं लेती, उनको रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं करती और प्राइसेस को पूरी तरह से मार्केट पर छोड़ देती है, मार्केट में उसे बढ़ने के लिए अलाउ कर देती है। मींस गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर मार्केट में जब नहीं करती है और उस केस में प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसे हम ओपन इन्फ्लेशन जो है वो कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड होता है जब हम किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, मींस कि जब इकॉनमी में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करने के लिए कोशिश करती है। लाइक गवर्नमेंट राशनिंग कर सकती है या प्राइसेस पर एक कंट्रोल लगा सकती है, प्राइस सीलिंग लगा सकती है। तो जब गवर्नमेंट इस तरह के मेजर्स लेती है, उपाय करती है, तो उस केस में हम इन्फ्लेशन को सप्रेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो कह सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी कि समय के आधार पर इन्फ्लेशन कितने तरह की है। इसमें एक टाइप है वॉर इन्फ्लेशन, वॉर टाइम इन्फ्लेशन हम इसे बोल सकते हैं। एक है पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन
और एक है पीस टाइम इन्फ्लेशन। अगर हम टाइम के बेसिस पर इन्फ्लेशन को टाइप्स को बताएं तो उसमें एक होता है वॉर टाइम इन्फ्लेशन, यानी कि जब कंट्री में वॉर जैसी कोई सिचुएशन है, कंट्री में कोई वॉर चल रहा है या कोई इमरजेंसीज आ गई हैं, तो उस टाइम कंट्री की सिक्योरिटी गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी बन जाती है और गवर्नमेंट मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम नहीं तो बहुत सारा प्रोडक्शन खुद परचेज़ कर लेती है, क्योंकि बॉर्डर्स पर आर्मी के लिए, फोर्सेस के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन का बहुत सारा हिस्सा परचेज़ कर लेती है। तो मार्केट में प्रोडक्शन कम रह जाता है, आम जनता के लिए गुड्स कम रह जाती हैं, तो शॉर्टेज हो जाती है और उस शॉर्टेज में ये चांसेस होते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। अगर वॉर के टाइम पे इन्फ्लेशन हो सकती है तो वॉर ख़त्म होने के बाद भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर पर और या वॉर टाइम में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ, जो नुकसान हुआ, उसको दोबारा से कंट्री में ठीक करने में गवर्नमेंट को बहुत सारा एक्सपेंसेस करना पड़ता है, क्योंकि वॉर टाइम में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ, जो नुकसान हुआ, ब्रिजेस टूट गए या बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट को बड़े लेवल पर फंड्स खर्च करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। तो जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी, एक्सपेंसेस करेगी, तो मार्केट में पैसा आएगा। गवर्नमेंट जब खर्च करेगी तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा और लोगों के हाथों में जब मनी सप्लाई होगी, जब उनके पास पैसा आएगा तो वो डिमांड करेंगे और डिमांड एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमारे पास पैसे होते हैं तो डिमांड को बढ़ने में टाइम नहीं लगता है इतना। डिमांड इमीडिएटली बढ़ सकती है लेकिन सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती। तो डिमांड तो एकदम से इंक्रीज़ हो गई, लेकिन सप्लाई अगर उतनी स्पीड से इंक्रीज़ नहीं हुई, ये देखिए मैंने डिमांड के लिए एरो बड़ा लिया है और सप्लाई के लिए छोटा एरो है, ये यहाँ पर इस चीज़ को शो कर रहा है कि डिमांड बड़ी तेज़ी से बढ़ गई लेकिन सप्लाई उतनी तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हुई है, यानी कि सप्लाई डिमांड को मैच नहीं कर पाती, शॉर्टेज हो जाती है और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया वॉर के टाइम में कैसे इन्फ्लेशन आती है। फिर हमने पढ़ा वॉर के बाद इन्फ्लेशन कैसे आती है। अब है पीस टाइम इन्फ्लेशन, यानी कि अगर वॉर या ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं भी है, कंट्री में सब कुछ पीसफुल है, तब भी इन्फ्लेशन के चांसेस हो सकते हैं। वो कैसे होंगे? जैसे कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, हर देश की सरकार अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है, उसका विकास करना चाहती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, खर्चा करती है, जिससे लोगों को काम मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। डिमांड बढ़ गई लेकिन अगर सप्लाई उतनी तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हुई तो डिमांड और सप्लाई में गैप रह जाएगा और वही गैप प्राइसेस को बढ़ाता है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन के परसेंटेज के बेसिस पर भी इसके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है इसका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है जब इन्फ्लेशन की रेट काफ़ी स्लो होती है, प्राइसेस बहुत स्लोली इंक्रीज़ हो रहे हैं, 1% से लेकर 3% तक की रेट से बढ़ रहे हैं, तो उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। और ऐसी इन्फ्लेशन इकॉनमी के लिए हार्मफुल नहीं मानी जाती, इनफैक्ट ये इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि जब प्राइसेस थोड़े थोड़े बढ़ रहे होते हैं तो उस केस में प्राइवेट बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होते हैं और उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे तो वो बिज़नेस को लेकर और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और वो मार्केट में और इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है, तो वो देश के लिए एक अच्छी चीज़ होती है। तो इसलिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन हार्मफुल नहीं, इनफैक्ट बेनिफिशियल माना जाता है। सेकेंड कैटेगरी है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब है
जब प्राइसेस के बढ़ने का रेट थोड़ा तेज़ हो जाता है तो उसे हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ क्रीपिंग था, यानी कि जब प्राइसेस रेंगते हुए बढ़ते हैं, यानी कि बहुत स्लो रेट से, और जब उसकी रेट थोड़ी बढ़ जाती है तो हम उसे कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी कि प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी तेज़ रेट से इंक्रीज़ हो रहे हैं। और इसमें जो परसेंटेज है वो है कि अगर एक डिकेड के अंदर, एक डिकेड यानी कि 10 सालों के अंदर प्राइसेस के बढ़ने का रेट 30 से 40% तक प्राइसेस बढ़ चुके हैं तो उसे हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है रनिंग इन्फ्लेशन, यानी कि दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। रनिंग इन्फ्लेशन का मतलब है जब प्राइसेस के बढ़ने का रेट थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, लाइक एक डिकेड के अंदर अगर प्राइसेस 100% तक इंक्रीज़ हुए हैं तो उसे हम रनिंग इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। और इसमें लास्ट टाइप है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब प्राइसेस के बढ़ने की रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतना प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, एक अनएक्सपेक्टेड रेट से प्राइसेस लगातार काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका फिक्स इनकम ग्रुप पे, लेबर क्लास पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। फोर्थ कैटेगरी में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, यानी कि क्षेत्र के आधार पर मुद्रास्फीति दो तरह की हो सकती है। इन्फ्लेशन दो टाइप्स की है। वन इज सेक्टोरल इन्फ्लेशन एंड द अदर वन इज कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। सेक्टोरल इन्फ्लेशन का मतलब है जब इन्फ्लेशन की देश के किसी एक सेक्टर में आया है, इकॉनमी के किसी एक सेक्टर, कोई एक सेक्टर इन्फ्लेशन से अफेक्टेड हो रहा है तो उसे हम कहते हैं सेक्टोरल इन्फ्लेशन। लाइक अगर सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे उन प्राइसेस के बढ़ने का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, या बिजनेस सेक्टर पर उसका इफेक्ट हो रहा है, या किसी एक वर्ग पर, पॉपुलेशन के किसी एक ग्रुप पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है तो हम उसे सेक्टोरल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा पार्ट है इसका कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जब इन्फ्लेशन का इफेक्ट सिर्फ किसी एक सेक्टर पर नहीं बल्कि पूरी इकॉनमी पर पड़ रहा है, पॉपुलेशन के हर ग्रुप पर पड़ रहा है, और चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो बिजनेस सेक्टर है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, हर सेक्टर के ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो आ रहा है तो उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन जो है वो कहते हैं। और लास्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के आधार पर मुद्रास्फीति। इसमें पहला टाइप है वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। जब वेजेस के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसे हम वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन किस तरह से होती है, जैसे कि अगर हम एक प्रोड्यूसर हैं तो एक प्रोड्यूसर जो है, सपोज़ वो प्रोड्यूसर कुछ भी सामान बना रहा है, लाइक एक पेन बना रहा है या बैग्स बना रहा है, तो एक बैग बनाने में उसका टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाता है 500 रुपीज़। रॉ मटेरियल, वेजेस, रेंट सब कुछ मिला के उसको एक बैग की कॉस्ट जो है वो, अपना प्रॉफिट भी मिला के उसे एक बैग बना 500 रुपये का, तो वो मार्केट में उसे 500 रुपये का जो है वो बेच रहा है। अगर मज़दूर अपनी मज़दूरी बढ़ा देते हैं, पहले वो मज़दूर को 100 रुपये मज़दूरी देता था तो इसके अंदर 100 रुपये मज़दूरी इंक्लूडेड है, तो 500 रुपये का बैग वो मार्केट में बेच रहा था। अब अगर लेबर ज़्यादा वेजेस मांगेगी तो उसे वेजेस जब वो बढ़ा देगा, सपोज़ अब वो वेजेस 100 से बढ़ के 200 हो गई है, तो प्रोड्यूसर वेजेस ज़्यादा दे देगा लेकिन अब उसको कॉस्ट भी तो ज़्यादा पड़ेगी, और अगर उसे कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी तो वो उस कॉस्ट को प्राइस में ऐड करके कंज्यूमर से वसूल करेगा। तो अगर वो 100 रुपये की बजाय 200 रुपये मजदूरी देता है तो अब उस बैग की कीमत में 100 रुपये और बढ़ गए और प्राइसेस हो गए उसके 600 रुपये। तो अब वो बैग को 600 रुपये में जो है वो बेचेगा, यानी कि कंज्यूमर के लिए प्राइसेस इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेजेस इंक्रीज़ हुई, तो वेजेस की वजह से जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसे वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, जैसे एक वस्तु की कीमत में, मार्केट में हम जो भी चीज़ बेचते हैं उसके अंदर रॉ मटेरियल का रेट, वेजेस का जो प्राइस होता है और या हमारा अपना प्रॉफिट होता है, सब कुछ जुड़ा होता है।
ऐसे ही बैग की कीमत में हमारा प्रॉफिट भी जुड़ा होता है। तो अगर एक प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ा दे, सपोज़ वो 500 रुपये का जब बैग बेचता था तो उसमें उसका प्रॉफिट 100 रुपये था, अब उसे लग रहा है कि नहीं, मुझे अपना प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज़ करना है, तो अब वो चाहता है कि मैं 200 रुपये का प्रॉफिट लूँ। तो अगर वो पहले 100 रुपये का प्रॉफिट लेता था तो 500 रुपये में बैग बेचता था, अब वो चाहता है कि मैं 200 रुपये का प्रॉफिट लूँगा, तो अब वो 100 की बजाय 200 कर देता है, तो उस बैग में की कीमत में 100 रुपये और इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो अब मार्केट में वो बैग बेचेगा 600 रुपये में। तो उसने अपना प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ा दिया, इसलिए मार्केट में बैग का प्राइस इंक्रीज हो गया। थर्ड टाइप है इसमें डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, डेफिसिट का मतलब यहाँ पर है कि जब हमारे रेवेन्यू कम रह जाते हैं और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें डेफिसिट यानी कि घाटा होता है। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक लेवल पर, पूरी इकॉनमी के लेवल पर बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल की, तो यहाँ बात हो रही है गवर्नमेंट के डेफिसिट की। तो गवर्नमेंट को जब डेफिसिट होता है यानी कि गवर्नमेंट की जब रेवेन्यू कम रह जाती है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो गवर्नमेंट घाटे में चली जाती है, और उस घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है। और अगर आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को देती है लोन की फॉर्म में, तो मार्केट में वो और ज़्यादा करेंसी आ जाती है, यानी कि मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ जाता है। और जब भी मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब मार्केट में लोगों के हाथों में पैसा इंक्रीज़ हो गया, और अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो लोग उससे डिमांड करेंगे, मार्केट में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ सकता है। और अगर सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी, एक डिमांड का एरो इतना है, यानी कि डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी लेकिन सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, तो डिमांड और सप्लाई में गैप रह जाएगा और वो गैप शॉर्टेज क्रिएट करेगा, जिससे प्राइसेस के बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन भी इन्फ्लेशन का ही एक टाइप है। ये टाइप इकोनॉमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसे एक डबल एज सोर्ड कह सकते हैं, यानी कि दो धारी तलवार, क्योंकि ये इन्फ्लेशन इकॉनमी को दोहरी मार मारती है। एक तरफ तो इस केस में मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता है और प्रोडक्शन फॉल हो रहा है, देश में प्रोडक्शन भी कम हो रहा है लगातार, उधर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ प्राइसेस लगातार इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। यानी कि एक तरफ तो कंट्री में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है, कंट्री ये मार भी झेल रही है, और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। तो ये इन्फ्लेशन इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ऐसे में इकॉनमी में प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, लोगों के पास काम नहीं होता, बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, परचेजिंग पावर बिल्कुल लो हो जाती है और करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन।